हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है। और हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, बैंकिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। द सेंस इन विच वी यूज़ द टर्म बैंकिंग टुडे has its origin in the Western world. It was introduced in India by the British ruler way back in the 17th century. ठीक है। Since then, a number of changes have taken place in the sector. बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं and today Indian banks are among the finest in the emerging market economics, well directed toward becoming global. ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं NBFCs की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। NBFCs अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा था कि क्या होता है, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो NBFCs बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड प्राइमरीली इन मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स एंड फॉरवर्डिंग लोन्स। उसका प्राइमरी काम क्या होता है? सबसे पहला उसका काम क्या होता है? मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को मोबिलाइज करना और लोन को फॉरवर्ड करना। ठीक है। द डिपॉजिट्स एंड लोन्स आर हाईली डिफरेंशिएटेड इन नेचर। और डिपॉजिट और लोन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग होते हैं। ठीक है। बैंक आर रेगुलेटेड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और जितनी सारी बैंक होती हैं कंट्री में वो एक किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा, एक कोई सेंट्रल बैंक होती है उसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के केस में एक ही सेंट्रल बैंक है, उसको कहते हैं RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। द अदर कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द नॉन बैंक। अब जो इतने सारे काम करती है, ठीक है, रेगुलेटेड करती है डिपॉजिट्स को, लोन को फॉरवर्ड करती है, सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है, रेगुलेटेड की जाती है उसके द्वारा, उसको कहते हैं बैंक्स। और कुछ होती हैं अदर कैटेगरी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स, जो मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स करते हैं, लोन फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, और जो सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग चलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको कहते हैं बैंक्स। लेकिन जो अदर कैटेगरी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको कहते हैं नॉन बैंक। अब नॉन बैंक क्या होते हैं? इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर इन इट्स फंक्शंस विद द मेन डिफरेंस। उनके सारे फंक्शन लगभग सेम होते हैं बैंक से, लेकिन एक डिफरेंस होता है। क्या होता है मेन डिफरेंस? वो ये होता है, तो हाईली सिंप्लीफाइड, वे बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस होता है? बीइंग दैट इट डज नॉट अलाउ इट्स डिपॉजिटर टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम देयर अकाउंट्स। वह अपने डिपॉजिटर्स को अलाउ नहीं करते हैं कि वह उनके अकाउंट से पैसे निकाल सकें। जमा तो कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। उनको कहते हैं हम नॉन बैंक। ठीक है, मेन डिफरेंस। ऐसे ही एक नॉन बैंक है, क्या है? नॉन बैंक NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ऐसी होती हैं NBFCs जो कि इस काम को अंजाम देती हैं, ये वाले काम को। ठीक है, उसको कहते हैं हम NBFCs। आर फास्ट इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इट इज़ अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अदर देन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव कमर्शियल के अलावा एक ग्रुप होता है, उसी के अंडर में ये काम करती हैं। ठीक है। परफॉर्मिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इन अ वैरायटी ऑफ बेस। बहुत से तरीके से ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन होता है उसको परफॉर्म करती हैं। सच एज क्या होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन? बहुत से तरीके से। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, मेकिंग लोन्स, लोन्स देना, एडवांसेस देना, लीजिंग पे कोई चीज़ देना, परचेज करना, हायर परचेज करना, एटसेट्रा। दे कांट हैव सर्टन एक्टिविटीज़ एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको ये प्रिंसिपल बिजनेस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकती, जबकि बैंक उनको प्रिंसिपल बिजनेस के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, ये नॉन बैंक हैं, ये नहीं करती हैं। कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सेल एंड परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो मूवेबल नहीं है। दे रेज फंड्स, वह फंड रेज करती हैं फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेंड देम टू अल्टीमेट स्पेंडर्स, और उनको स्पेंड करने के लिए पैसे उधार देती हैं। दे एडवांस लोन्स, वह लोन्स को देती है टू वेरियस होल सेल एंड रिटेल ट्रेडर्स,
बहुत सारे होलसेल और रिटेल ट्रेडर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस को। thus इस प्रकार दे हैव broadened and diversified the range, दे हैव broadened and diversified the range, इस प्रकार वह अपनी रेंज को बढ़ा सकती हैं, ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर। ग्रेजुअली दे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू देयर, भाई कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट तरीके से यूज की जाती हैं। ठीक है, क्यों यूज की जाती हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसका कारण क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस, उनके पास कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस होती है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होता है, ज़्यादा झंझट नहीं होता है, साधारण सा प्रोसीजर होता है, और उनको लोन मिल जाता है कस्टमर को। ठीक है, लोन एडवांस जो भी उनको चाहिए होता है, फंड वगैरह उनको मिल जाता है। अट्रैक्टिव रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, और उसके बेस पे उनको रिटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं होती, इंटरेस्ट रेट कम होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमलीनेस इन मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ स्पेसिफाइड सेक्टर। ठीक, RBI, the regulator of NBFCs, has given a very wide definition of such companies. RBI जो कि इसका भी रेगुलेटर है NBFCs का, उसने NBFC की बहुत ही वाइडर डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है, काइंड ऑफ अम्ब्रेला डेफिनेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म्ड एज अ कंपनी, जो कि कंपनी की तरह फॉर्म होते हैं, इन्वॉल्व इन रिसीविंग डिपॉजिट्स और बी लेंडिंग एनी मैनर, किसी भी तरह से डिपॉजिट्स ले सकते हैं, उधार दे सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर लायबिलिटी स्ट्रक्चर। दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, और जिस तरह से वे लोन देते हैं और फंड देते हैं, उस तरह से उनकी लायबिलिटी स्ट्रक्चर को देखते हुए उनको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से दो टाइप हैं उनके, डिपॉजिट टेकिंग NBFCs और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। कुछ NBFC ऐसी होती हैं जो डिपॉजिट्स लेती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो डिपॉजिट लेती ही नहीं है। ठीक है, अब क्या है दूसरा देख लीजिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एन NBFC, ये NBFC के लिए एक आवश्यक होता है, टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर्ड विद द RBI के साथ खुद को रजिस्टर करना एज ए डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, एज ए डिपॉजिट टेकिंग कंपनी उनको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दे नीड टू बी कंपनी, और रजिस्ट्रेशन के लिए उनको एक कंपनी होना जरूरी है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, इसके तहत उनको कंपनी होना जरूरी है, एंड शुड हैव अ मिनिमम NOF नेट ओन्ड फंड, उनके पास कम से कम फंड कितना हो चाहिए, 2 करोड़ का। ठीक है, तब वह कंपनी घोषित होंगी कि ये एक कंपनी है, अदरवाइज वह कंपनी घोषित नहीं होगी। ठीक है, और जब तक कंपनी घोषित नहीं होंगी, वो जब तक उनको कंपनी नहीं बोला जाएगा, तब तक उनको डिपॉजिट टेकिंग लेने का कोई भी अधिकार नहीं होगा अकॉर्डिंग टू RBI। ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, RBI ने कर रखा है। To obviate dual regulation, a certain category of NBFCs which are regulated by other financial regulator, और कुछ ऐसी भी NBFC होती हैं जिसको RBI के अलावा भी और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं, इज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ RBI, जो कि RBI के कंट्रोल से पूर्णतः फ्री होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं। वो क्या होती हैं, देख लीजिए, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, इनको कौन रेगुलेट करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स देम। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड और मर्चेंट बैंक को। दूसरा है इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय IRDA, इसको IRDA रेगुलेट करता है। ठीक, इसको RBI रेगुलेट नहीं करता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, रेगुलेटेड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक। निधि कंपनी, regulated by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies Act 1956. Chit Fund Company, regulated by respective state government under the Chit Fund Act 1982. इसको respective state government भी रेगुलेट करती है चिट फंड को, जो कि ये जनरली साउथ इंडिया में, जैसे कि हुआ हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, आंध्र प्रदेश, ऐसी जगह पे ज़्यादा ये कंपनियाँ चलती हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय द NBFCs आर एज फॉलोज। कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं NBFCs को लेके, जो कि उनको एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते टाइम ध्यान में रखना होता है कि वह कैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगी, उनके लिए उस पर रेगुलेशंस हैं। ठीक है, क्या रेगुलेशंस हैं, अलाउड टू एक्सेप्ट एंड रीन्यू पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कम से कम 12 महीने में उनको डिपॉजिट्स को अलाउ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स को कम से कम 12 महीने तक
एक्सेप्ट करना है और उनको रिन्यू करना है पब्लिक डिपॉजिट को। एंड मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ। कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स दैट इज सेविंग एंड करेंट अकाउंट। वह डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जैसे जो कि सेविंग अकाउंट है और करेंट अकाउंट है, ठीक है। कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट्स, कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। और आरबीआई ने जितनी सीलिंग रेट इंटरेस्ट रेट रखी है उससे ज़्यादा वह इंटरेस्ट रेट वसूल नहीं कर सकती। कैन नॉट ऑफर गिफ्ट इंसेंटिव्स और एनी अदर एडिशनल बेनिफिट टू डिपॉजिटर्स। वह ऑफर नहीं कर सकती हैं अपने डिपॉजिटर्स को गिफ्ट इंसेंटिव एक्सेट्रा, ठीक है। शुड हैव मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, उनकी ग्रेड क्रेडिट मिनिमम होती है। देयर डिपॉजिट्स आर नॉट इंश्योर्ड, और डिपॉजिट इंश्योर नहीं होते हैं। द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बाय द एनबीएफसी इज नॉट गारंटीड बाय द आरबीआई। द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स बाय द एनबीएफसी इज नॉट गारंटीड बाय द आरबीआई। गारंटी आरबीआई की तरफ गारंटी नहीं है रीपेमेंट की, ठीक है। नीड टू मेंटेन कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और जो CAR होता है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है इन सारी कंपनियों को, ठीक है। 9 में प्रेस्क्राइब होता है आरबीआई, जो कि आरबीआई के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। अब बात करें रेगुलेटरी चेंजेस, कुछ रेगुलेटरी चेंजेस भी होते हैं। क्या होते हैं वो? फॉर द ईज ऑफ रेगुलेशन एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। रेगुलेशन को ईजी करने के लिए, रेगुलेशन को ईजी करने के लिए और ऑपरेशन जो होता है उसको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। रेगुलेटरी चेंजेस वर मेड बाय द आरबीआई इन रिलेशन ऑफ द एनबीएफसीज। Existing 3 category of the NBFCs: asset finance companies, investment companies and loan companies. 3 category of NBFCs, 3 category: asset finance companies, investment company and loan companies were merged into a new category, NBFC investment and credit companies. उसको एक में मर्ज करके बना दी गई है एक नई NBFC, कौन सी? इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, ठीक। नाउ ऑनवर्ड दे विल बी रेगुलेटेड बाई देयर एक्टिविटी रैदर देन एंटिटी, ठीक है। एंटिटी की बजाय वह उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट किया जाएगा। डिपॉजिट टेकिंग NBFCs इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी विल इन्वेस्ट अप टू 20% ऑफ इट्स नेट एसेट इन अनक्वेटेड शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। 20% शेयर को अपने इन्वेस्ट कर सकती है। विच इज़ नॉट अ सब्सिडरी और कंपनी सेम ग्रुप ऑफ NBFC, जो कि एक ही ग्रुप की नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं एक्सक्लूडिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, द एक्सपोजर टू ऑल ऑफ देम विल बी रिस्क वेटेड एज पर द सर्टेन क्रेडिट रेटिंग्स सिमिलर टू कॉर्पोरेट्स। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ NBFC sector in the Indian financial system is reflected in the consistent rise of NBFC's credit as proportion of GDP, और कॉन्टीन्यूसली इसका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे जैसे कि GDP बढ़ता है, GDP एज वेल एज इन द रिलेशन टू क्रेडिट एक्सटेंड, ठीक। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्टेड बाई वेरियस पॉलिसी इंसेंटिव्स NBFCs कुड एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ पेंडेमिक, और उसने पेंडेमिक में भी बहुत सारी हेल्प की है NBFC ने। एंड वर इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द लेट 24 to 25, और जो 2024-25 का जो साल था उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन एक्वायर्ड की है NBFC ने, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं बहुत ही अच्छा रोल उसने निभाया है, ठीक। देयर असेट क्वालिटी इम्प्रूव्ड विद द डिक्लाइनिंग GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देयर असेट क्वालिटी इम्प्रूव्ड विद द डिक्लाइनिंग GNPA, और उसकी एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, जो कि डिक्लाइनिंग GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होते हैं जैसे कि जो लोन ले लेते हैं और लोन चुकाते नहीं हैं, उनको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, जो कि NBFC के पास सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक। तो एंड फ्रॉम द पीक ऑफ 7.2% रिकॉर्डेड इन June 21% September एंड 2.7% इन September 24, ठीक है, 2024, जो कि इसमें 2021 में सबसे ज़्यादा थे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जिन्होंने लोन नहीं चुकाया था, लोन लिया लोन चुकाया नहीं, उसको कहते हैं NBFCs की लैंग्वेज में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, NPA या ग्रॉस। टोटल ग्रॉस इसलिए लगा दिया क्योंकि टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितने थे 2021 में वो 7.2% थे, और वो घटकर कितने रह गए? 2.7% 2024 में, यानी कि लोगों ने लोन चुकाया, ठीक है, कम हुए। तो इससे उसको सपोर्ट मिला, किसको? NBFCs को।
ठीक। अब अगेंस्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बिटवीन 12 and 15%। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 12 से 15% उनका CRR होना चाहिए। देयर CRR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो वाज एट 26.6% बाय द एंड ऑफ 2024, और रिस्क वेटेड रेशियो था उनका 26.6%। ठीक। और लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 12 से 15% होना चाहिए। ठीक। By September 2024, their lending to various sectors, industry, retail, service and agriculture stood at 15.75 लाख करोड़। इतना रुपए उन्होंने उधार दिया। ठीक है। अ डिक्लाइन ऑफ 7.8% ओवर प्रीवियस ईयर, जो कि पहले से बहुत ही कम है, 7.8% कम है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द टोटल लेंडिंग बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू देम, a decline of around 9% over the previous year. Now let's talk about the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. In the wake of banking crisis of early 20th century, the world felt a need for a central banking body for the first time. Following the global indicator in India such as a body, the RBI was also set up on 1st April 1935 in accordance with the provisions of RBI Act 1934 in Calcutta, शिफ्टेड टू बॉम्बे इन 1937। 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुई और 1937 को कलकत्ता से बॉम्बे आ गई। ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग शिफ्ट बनी है, RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। ठीक है। इन कलकत्ता में सेटअप अंडर प्राइवेट ओनरशिप। पहले ये प्राइवेट ओनरशिप की तरह सेटअप हुई थी, लाइक ए बैंक की तरह। इट वाज डिजाइनेटेड टू एक्स्ट्रा फंक्शंस रेगुलेटिंग द बैंकिंग, और कुछ को एक्स्ट्रा फंक्शन रिलेट करने के लिए बनाया गया था। क्या थे वो एक्स्ट्रा फंक्शन? इंडस्ट्री एंड बीइंग द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट टू बेटर सर्व द पर्पज ड्यूरिंग द मिड 1940s. A view emerged across the world in favor of government-owned central bank, and government started taking over them. In India too, the RBI was nationalized in 1949, और 1949 जबकि हमारा संविधान बन के रेडी हुआ था 1949 को, उसी साल उसको नेशनलाइज किया गया। आफ्टर नेशनलाइजेशन इट स्टॉप्ड बीइंग अ बैंक इन अ टेक्निकल सेंस, और फिर जैसे ये नेशनलाइज्ड हुई उसी समय ये मतलब कि साधारण बैंक की तरह काम करना इसने बंद कर दिया। ठीक है। और इसको बैंक कहना भी सही नहीं है, ऐसा बोला गया। एज इट स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, और ये फिर साधारण जैसे कि हम लोग जमा करने जाते हैं बैंक में खाता, ऐसे इसने साधारण पब्लिक से डिपॉजिट लेना बंद कर दिया। ठीक है। द RBI हैज़ बीन एक्सटेंडेड क्विट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग फंक्शन, और इसने अपने फंक्शनों को थोड़ा बढ़ाया और कुछ मतलब जोखिम उठाना शुरू किया। ठीक है। विच हैव बीन समराइज्ड इन इट्स प्रियम्बल एज गिवन बिलो, जिसमें कि इसकी एक प्रियम्बल भी है RBI की, उसमें इसने साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स and keeping of reserves with a view to securing monetary stability. रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक, जितने भी बैंक हैं, बैंक नोट्स हैं, उनके इशू को रेगुलेट करना है हमें। कीपिंग द रिजर्व्स, और जो पैसों को रिजर्व करके रखना है। विद अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी, और मॉनेटरी पॉलिसी को सिक्योर करने के लिए हमें पैसों को रिजर्व करके रखना है। इन द इंडिया में जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेजेस, और उसके लाभ के लिए। टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट द चैलेंज, और हमारे पास मॉडर्न आधुनिक मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि हम आगे के चैलेंजेस को फेस करते हैं। इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ को दिमाग में रखते हुए हमें प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलना है। एज पर चैलेंजिंग नीड्स, द RBI नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1949 हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स, और बहुत बार RBI का जो एक्ट है नेशनलाइजेशन का 1949 का, उसको बहुत बार अमेंड भी किया गया बाई द गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इट्स फंक्शंस ब्रॉडेंड, इट्स करेंट फंक्शन मे बी समराइज ऑब्जेक्टिवली इन द फॉलोइंग वे। उसके कुछ करंट फंक्शन है वो देख लीजिए। नंबर 1 है करंट फंक्शन का मॉनेटरी अथॉरिटी। It includes formulation, implementation, and monitoring of the monetary policy. The broad objective is maintenance of price stability, keeping in mind the objective of growth.
जैसा कि अभी मैंने प्रियम्बल में बताया वैसा। टुडे अंडर प्राइस स्टेबिलिटी इट स्टेबलाइजेस द होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड टारगेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक। दूसरा है करेंसी अथॉरिटी, इट इंक्लूड्स इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स एंड coins except the currency and coins of rupee 1 of its denomination which are issued by मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि जो 1 रुपये का जो सारी करेंसी और नोट्स सारे करेंसी मतलब सारे नोट्स और कॉइन्स आरबीआई बनाती है, ठीक है, एक्सेप्ट किसके, 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का कॉइन नहीं बनाती है, वो बनाता है कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, लिखा है कॉइन ऑफ रुपी 1 और करेंसी केवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, इसके अलावा जितने भी सारे नोट करेंसी होती है वो आरबीआई बनाती है। एज वेल एज एक्सचेंजिंग और डिस्ट्रॉइंग वन which are not fit for circulation. This function includes the distribution responsibility of currency and coins of those ones too which are issued by Ministry of Finance. लेकिन उसका डिनोमिनेशन कर सकती है, उसको बंद कर सकती है, उसमें रेगुलेशन के लिए चेंज कर सकती है, 1 रुपये के नोट में, 1 रुपये के कॉइन्स में, लेकिन बनाती नहीं है, लेकिन चेंज कर सकती है आरबीआई। ठीक है, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव इज रिटेनिंग एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ क्वालिटी करेंसी एंड कॉइन्स। ठीक है। तीसरा फंक्शन है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट इंक्लूड्स प्रेस्क्राइबिंग एंड ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ बैंकिंग operations within which the banking and financial system operates. The broad objective of this function is maintaining public confidence in the system, protecting depositors' interest, and providing cost-effective banking services to the public. चौथा फंक्शन है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करके रखता है आरबीआई। जैसे इट इंक्लूड फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कैसे कर सकता है, इट इंक्लूड्स ब्रॉड फंक्शंस, ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है, सच एज मैनेजिंग द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, स्टेबलाइजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, in the International Monetary Fund and World Bank and the other international financial agencies of which India is a member. The objective of this function is facilitating external trade, external payment, and promoting orderly development or maintenance of the foreign exchange market. Regulator and supervisor of payment and settlement system. It includes functions such as introducing or upgrading safe and efficient modes of payment system in the country to meet the requirement of public at large. Bankers of government and banks, known as the related function. It includes 3 categories of functions. Firstly, performing the merchant banking functions for the central and the state government. Secondly, acting as their bankers. And thirdly, maintaining banking accounts of the SCBs, and scheduled commercial bank, डोमेस्टिक फॉरेन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑपरेटिंग इन द कंट्री। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, जैसे कि डोमेस्टिक है, फॉरेन है, या पब्लिक और प्राइवेट है ऑपरेटिंग इन द कंट्री, उनको मेंटेन करके रखना उनके अकाउंट्स को। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आर एनेबलिंग द गवर्नमेंट एंड बैंक्स टू मोबिलाइज इनफ लिक्विडिटी फॉर देयर फंक्शनिंग अंडर विच इट लेंड्स। जिससे उधार लेती है उन बैंकों को, जिससे पैसे उन बैंकों को अच्छी खासी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ताकि उनमें जो बैंकों का लेन देन है, जो डिपॉजिट का, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है। मर्चेंट्स बैंक, मर्चेंट बैंक कौन कौन से थे? मर्चेंट बैंक्स आर ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी विच आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत तरह की फाइनेंस सर्विस देते हैं इन इकोनॉमी, सच एज अंडर राइटिंग, इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स, क्रेडिट सिंडिकेशन, मेजेनाइन फाइनेंसिंग। सी दिस एंट्री इन ग्लॉसरी। ठीक। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेजिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विस, ये सारा, ठीक है, इसको मर्चेंट बैंक कहते हैं। और लास्ट है हमारा डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं इसको। अनलाइक मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द वर्ल्ड, RBI was also given some developmental function playing this role. It did set up development banks such as IDBI, SIDBI, NABARD, Exim Bank and NHB. Gradually, the ownership of these banks is being ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे इन बैंकों की जो पहले आरबीआई के पास थी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली गई इसकी ओनरशिप। एम्ड एट इनहेंसिंग रेगुलेटरी फ्रीडम एंड प्रोफेशनल ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक, इस प्रकार क्या है, आज के लिए इतना ही। टुडे दिस इज इनफ फॉर द टुडे, और वी विल मूव द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।
Till then, thank you so much.